लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल किए थे। हाँ, तो उसके और जो बचे हुए हैं वो न्यूमेरिकल कर लेना खुद से। ठीक है, कोई डाउट हो तो बता देना। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक कर रहा हूँ स्टार्ट, दैट इज इंटरफेरेंस। स्क्रीन हो रही है विजिबल? नो सर। यस सर। आ गई? आ गए सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इंटरफेरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरफेरेंस। तो देखो इंटरफेरेंस में क्या है समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ जो हम बनाते हैं पहले से ही। दीज आर द बेस सर्कल। ये कौन से सर्कल हो गए? पिच सर्कल। ठीक है, और ये अपना यहाँ से स्टार्ट ऑफ इंगेजमेंट हो रहा था और यहाँ से अपना जा रहा था अडेंडम सर्कल। ठीक है, ये ऊपर वाला O1 O2 ये सेंटर हो गए इनके बेस सर्कल के। ये इसको मैं लेट सपोज गियर कंसीडर कर रहा हूँ और इसको कंसीडर कर रहा हूँ पिनियन। ठीक है, एंड ये यहाँ पे तो देखो इसमें समझना क्या है। अपना स्टार्ट ऑफ ये पॉइंट मैं वहीं ले रहा हूँ जो पहले ही कंसीडर कर रहा था। दिस इज P आवर पिच पॉइंट। ओके, ये मैंने शायद N लिया था यहाँ पर एंड ये लिया था M पॉइंट। ये P पिच पॉइंट था, ये K यहाँ पे स्टार्ट ऑफ इंगेजमेंट हो रहा था और यहाँ पे लिया था क्या L, K L P। ठीक है, K द स्टार्ट ऑफ इंगेजमेंट और L क्या था, यहाँ पे अपना इंगेजमेंट एंड हो जाता है। ठीक है ना, एंड हो रहा है। हाँ, दो टिथ का जो है इंगेजमेंट एंड हो रहा है यहाँ पे। P इज़ द पिच पॉइंट। ठीक है, तो अपना Q जो पॉइंट था, Q क्या था? कॉन्टैक्ट पॉइंट। हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो Q पॉइंट अपना स्टार्ट हो रहा था K से लेके और कहाँ तक जा रहा था? L तक। ठीक है, K से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा था? L तक। तो लेट अस सपोज, देखो हमारे पास क्या है, इन प्रोफाइल हमारा कौन सा है? इनवोल्यूट प्रोफाइल है। जो दोनों टिथ आपस में मैश हो रहे हैं उन दोनों टिथ का प्रोफाइल कौन सा है? इनवोल्यूट। दोनों टिथ का कौन सा प्रोफाइल है? इनवोल्यूट प्रोफाइल है। इनवोल्यूट प्रोफाइल क्या है? इनवोल्यूट प्रोफाइल आर कॉन्जुगेट प्रोफाइल, जो लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई कर रहे थे। लॉ ऑफ गियरिंग आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो लेकिन अगर कॉन्जुगेट प्रोफाइल मतलब इनवोल्यूट प्रोफाइल का किसी नॉन इनवोल्यूट प्रोफाइल के साथ टच हो गया ना, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका इंटरफेरेंस आ जाएगा। देन वो टिथ जो आपस में हमारे पास रोटेशन दे रहे थे, रोटेशन ना करके क्या करेंगे? वो एक दूसरे पे रब करेंगे। ठीक है ना, उस टाइम पे क्या करेंगे? वो एक दूसरे पर रब करेंगे। तो रब करने से क्या है, वो मेटल या मटेरियल को रिमूव कर देगा दूसरे गियर से। तो वहाँ पे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है? जब अब आपका कोई इनवोल्यूट प्रोफाइल का किसके साथ हो? इनवोल्यूट प्रोफाइल कहाँ पर चले? नॉन इनवोल्यूट प्रोफाइल पे चले, देन एट दैट पॉइंट क्या होगा? आपका इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाएगा। ये एक लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। मेटिंग ऑफ टू नॉन कॉन्जुगेट टिथ, मीटिंग ऑफ
टू नॉन कॉन्जुगेट टिथ इज नोन एज नथिंग बट इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, आपका कॉन्जुगेट मतलब आपका कॉन्जुगेट प्रोफाइल इनवोल्यूट प्रोफाइल है, अगर वो इनवोल्यूट प्रोफाइल क्या करे, नॉन इनवोल्यूट से टच कर जाए तो क्या हो जाएगा, आपका इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से समझो, ये के क्या है आपका स्टार्टिंग ऑफ इंगेजमेंट, और ये एल आपका लास्ट जहाँ पे इंगेजमेंट आपका फिनिश हो रहा है। तो लेट अस सपोज के यहाँ से स्टार्ट ना हो के आपका अडेंडम आपने और बढ़ा दिया, देन के कहाँ जाएगा, थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब भी क्या है, ये लॉ ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन क्या आपकी लाइन ऑफ एक्शन है, जो एन एम है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। और ये लाइन ऑफ एक्शन क्या कह रही है, जो बेस सर्कल पर क्या है, बेस सर्कल के टेंजेंट है, बेस सर्कल के क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि इनवोल्यूट प्रोफाइल क्या कह रहा है, जो भी लाइन बेस सर्कल के टेंजेंट होगी वो क्या होगी, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये के पॉइंट यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, अगर मैंने एडेंडम बढ़ा दिया इस वाले गियर का, तो के पॉइंट यहाँ ना आके यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा इंगेजमेंट। इसी तरह यहाँ से ना स्टार्ट हो गया, अगर और बढ़ गया तो यहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा, और बढ़ा दिया तो यहाँ से, और लास्ट एन यहाँ तक। लेकिन आपने लेट अस सपोज एन इतना बढ़ा दिया एडेंडम इसका कि आपका जो इंगेजमेंट एन से स्टार्ट ना हो कि एन से भी और आगे स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, तब क्या है, ये एन पॉइंट इस सर्कल के, जो बेस सर्कल हमने बनाया था ये ब्लू कलर का, ये जो ब्लू कलर का बेस सर्कल है, एन पॉइंट कहाँ, इसके अंदर घुस जाएगा यहाँ पर, यहाँ से आपका इंगेजमेंट स्टार्ट होगा। तो ये क्या, ये यहाँ पर आपका इनवोल्यूट प्रोफाइल है, क्या बताओ, यहाँ पे इनवोल्यूट नॉन इनवोल्यूट प्रोफाइल है। हाँ, तो यह आपका क्या है, नॉन इनवोल्यूट प्रोफाइल है, ये पेनिट्रेट नहीं होगा, नॉन इनवोल्यूट प्रोफाइल है। मतलब क्या होगा, आपके जो पिनियन की सरफेस होगी उसको क्या कर देगा वो, मैं वहाँ से मटेरियल को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो और इसी तरह अगर पिनियन का मैं एडेंडम बढ़ा रहा हूँ, एल पॉइंट ये है, देन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, देन लास्ट पॉइंट कौन सा है, एम पॉइंट। अगर मैं एम से भी इंक्रीज कर दे रहा हूँ, देन कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ये एम पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड अगेन ये क्या हो जाएगा, नॉन इनवोल्यूट प्रोफाइल टच करेगा इनवोल्यूट प्रोफाइल ऑफ द पिनियन से। पिनियन का तो इनवोल्यूट प्रोफाइल ही रहेगा, कॉन्जुगेट ही रहेगा, लेकिन एम जैसे इसके अंदर जाएगा, ये गियर का क्या बन जाएगा, नॉन इनवोल्यूट। तो दोनों अगर इनवोल्यूट नॉन इनवोल्यूट को टच करेगा तो क्या होगा, वहाँ पे रबिंग स्टार्ट हो जाएगी, और वहाँ से क्या कर देगा, मटेरियल को रिमूव कर देगा। ठीक है, आपका लॉ ऑफ गियरिंग भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें अब क्या करना है, हमें कुछ ऐसा डिज़ाइन करना है कि आपका गियर के अंदर इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, इसमें देखो मैं 1-2 पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, उसे समझ लेना आप। अगर मैं एक पिनियन का केस कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ अडेंडम, ठीक है, अडेंडम रेडियस ऑफ पिनियन स्मॉल आर से डिनोट किया, दैट इज़ फॉर पिनियन, इज़ ग्रेटर देन O2M। देखो O2M कहाँ है अपना, O2M ये है ना, ये डिस्टेंस, दिस इज O2M। अगर एडेंडम का रेडियस पिनियन का इससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाएगा। इफ़ रेडियस ऑफ अडेंडम इज़ ग्रेटर देन O2M, तो होगा क्या, इनवोल्यूट प्रोफाइल ऑफ पिनियन will touch non-involute प्रोफाइल ऑफ, या फिर ये कौन सा नॉन इन्वोल्यूट, ये फ्लैंक पोर्शन आ जाएगा। बताया था ना, फेस एंड फ्लैंक, फेस टॉप पे होता है, फ्लैंक बॉटम पे होता है, फ्लैंक पोर्शन ऑफ द गियर। ठीक है, तो जैसे ये पोर्शन इसके साथ टच करेगा तो क्या हो जाएगा, इनवोल्यूट और नॉन इनवोल्यूट का आपस में क्या होगा, कनेक्शन होगा। देयर विल बी ए कनेक्शन ऑफ इनवोल्यूट एंड नॉन इनवोल्यूट। और लॉ ऑफ गियरिंग इज नॉट सेटिस्फाइड, लॉ ऑफ गियरिंग इज नॉट सेटिस्फाइड। तो क्या करेगा हमारे पास, इनवोल्यूट प्रोफाइल ऑफ पिनियन
will remove some material, कोई ना कुछ मटेरियल रिमूव कर देगा फ्रॉम नॉन इन्वोल्यूट प्रोफाइल ऑफ गियर, या नॉन इन्वोल्यूट प्रोफाइल कह लो, या नॉन इन्वोल्यूट जो फ्लैंक पोर्शन होगा वहाँ से कुछ ना कुछ मेटेरियल को रिमूव कर देगा। एंड दिस इज़ नथिंग बट इंटरफेरेंस। क्या है ये? इंटरफेरेंस। बताओ किसी को डाउट है? सो जो आपके ये पॉइंट्स हैं, तो जो आपके ये पॉइंट हैं एन एंड एम, दीज आर नोन एज क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्यों बोला क्रिटिकल इसको? इससे अगर ज़्यादा मतलब अटेंडम सर्कल बढ़ेगा तो वो इंटरफेरेंस हो जाएगा। हाँ, तो आपके जैसे मतलब इन पॉइंट की लिमिट है सर। हाँ, दीज आर द लिमिटिंग पॉइंट्स सर्कल की रेडियस की। बिल्कुल सही। तो जैसे ही अगर एन या एम पे के अबो जाएगा आपका रेडियस पिनियन का या गियर का, तो आपका क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाएगा और गियर ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो लो ऑफ गियरिंग को सेटिस्फाई नहीं करेगा उस पॉइंट पर। ठीक है, दैट्स वाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, इसी जैसे मैंने अभी पिनियन का किया, इसी तरह आप गियर का भी लिख सकते हो कि अगर गियर में अगर रेडियस ऑफ अडेंडम इज ग्रेटर देन O1N हो जाएगा उस टाइम पे, देन सेम पोर्शन जो पहले हुआ था, अब इस केस में गियर कुछ ना कुछ मटेरियल रिमूव कर देगा। कहाँ से? पिनियन की सरफेस से। ठीक है, यस सर। तो अब देखो हमें क्या करना है। मेथड, देयर आर वेरियस मेथड्स टू रिमूव या टू अवॉइड इंटरफेरेंस। बहुत सारे मेथड्स हैं इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए। तो पहले देखो, पहला मेथड हम क्या कर रहे हैं? अंडरकट। क्या कर रहे हैं? अंडरकट गियर्स। तो इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो फ्लैंक पोर्शन है ना गियर का या पिनियन का, क्या है? फ्लैंक पोर्शन। देखो कि उसको वहाँ पे कट बना दे जा रहे हैं हम। ये गियर अपना यहाँ पे, ये क्या है? अंडर कट। ये जो मैंने यहाँ पे कट बना दिया है फ्लैंक पोर्शन पे, ये क्या है? अंडर कट। इसी तरह जो गियर यहाँ पे इसका टच करेगा, ठीक है, ये टिथ, दो टिथ बनाए, टिथ 1 2, एक पिनियन होगा एक गियर होगा। तो यहाँ पे ये पोर्शन किसको शो कर रहा है? ये पोर्शन जो बनाया है ये क्या है? अंडर कट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर ये वाला पोर्शन, इसका जो टॉप इन्वोल्यूट प्रोफाइल है ये, इसका सेकंड वाले का, ये यहाँ पे टच ही नहीं कर पाएगा जो इसका नॉन इन्वोल्यूट प्रोफाइल होगा। आया समझ में? क्योंकि ये बेस पे यहाँ पे नॉन इन्वोल्यूट होना था जो इस गियर 1 का, तो ये इन्वोल्यूट था, ये इस पर हमने कट बना दिया यहाँ पे, तो ये इसको टच ही नहीं कर पाएगा यहाँ पर। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ये सर नीचे बेस सपोर्ट कम हो जाएगा। बिल्कुल से, हाँ, सपोर्ट कम हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ द टूथ एट रूट विल डिक्रीज। ये इसकी ड्रॉबैक है, तो ज़्यादा हम नहीं बना सकते इसमें। ठीक है, अगर कहीं पे आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला गियर चाहिए तब आप ये पोर्शन नहीं कर सकते, अंडरकट नहीं बना सकते वहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमने अंडरकट तो बना दिया है। अब यहाँ पे हम जो बेस सर्कल होगा आपका, बेस सर्कल कहाँ तक है? यहीं तक ही है। ये जो अंडरकट बना है ना यहाँ पर, बेस सर्कल कहाँ से पास होगा? यहीं, यहाँ से। ये आपका बेस सर्कल है जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है। तो ये वाला नीचे वाला सर्कल कौन सा है? डिडेंडम, बिल्कुल सही। ये कौन सा है? डिडेंडम सर्कल।
ये नीचे वाला डिडेंडम और ये बेस सर्कल। तो ये गैप को हम क्या बोलते हैं, क्लीयरेंस बोलते हैं। तो कई बार जो हम ये गैप देते हैं बेस सर्कल और डिडेंडम में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्यों गैप देते हैं वो, टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, अपने डिडेंडम सर्कल को नीचे कर देते हैं, बेस सर्कल को थोड़ा ऊपर बना देते हैं। तो ऊपर बनाने से क्या हुआ कि आपका इन्वोल्यूट ही आपस में टच में रहेगा। ठीक है, इन्वोल्यूट नॉन इन्वोल्यूट टच में नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज द रीजन टू गिव दिस गैप बिटवीन बेस सर्कल एंड डिडेंडम सर्कल, आल्सो नोन एज क्लीयरेंस। है समझ में? यस सर। ठीक है, ये आपका बेस सर्कल है। ठीक है, तो पहला मेथड हुआ अंडरकट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज नेक्स्ट है, अगर मैं क्या करूं, प्रेशर एंगल को क्या कर दूं, इंक्रीज़ कर दूं। अगर क्या कर दूं, प्रेशर एंगल को ही इंक्रीज़ कर दूं, लेकिन हम प्रेशर एंगल एक लिमिट से ज़्यादा भी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसका रीज़न मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। क्या था रीज़न? पावर सप्लाई से कम हो जाएगा। बिल्कुल सही, जो अपना यस सर। हाँ जो फोर्स ट्रांसमिट होना है, ये लाइन ऑफ एक्शन वो ज़्यादा हो जाएगी सर, उसकी वजह से हाँ पे सब ज़्यादा पड़ेगा सर, उस पर शाफ्ट पे। बिल्कुल सही, जो कोस फाई वाला था वो वाला फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है ना, जो मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया था कि अगर फाई को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं तो जो फोर्स हमारा ट्रांसमिट होता है रोटेशन की उससे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि फाई को इंक्रीज़ करते हैं तो कोस फाई की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर देखो, मैं ये डायग्राम बना दे रहा हूँ। तो लेट अस सपोज पहले मेरा बेस सर्कल ये था, गियर का बेस सर्कल, ये मैंने बेस सर्कल बनाया। एक सेकंड ये बना देता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज ये ब्लू वाला पोर्शन है, ये पहले हमारा बेस सर्कल था। एक सेकंड, ये मेरे पास क्या था, बेस सर्कल। यहाँ से भी टेंजेंट जाती थी जो दूसरे उसको जाती थी, यहीं से तो अपना बनता था फाई प्रेशर एंगल। यहाँ से जो टेंजेंट जाती थी, ये देखो ना, यही तो, ये देखो ये बेस सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये टेंजेंट जा रही है। यस सर। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल जो बनेगा ये आपका कौन सा है, फाई प्रेशर एंगल। ठीक है, अगर मुझे प्रेशर एंगल इंक्रीज़ करना है, अगर मैं इस बेस सर्कल को थोड़ा सा और नीचे बना दूँ, यहाँ पर लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, तब ये कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। एक सेकंड में बना के दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे अभी ये था बेस सर्कल, यस सर। 1 से रेडियस कम कर हाँ बिल्कुल सही, अगर मैंने ये यहाँ ये रेडियस कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये अब ऐसे जाएगा, कुछ और थोड़ा स्टीप हो जाएगा, ये स्ट्रेट बन जाएगा, तो फाई एंगल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। आया समझ में? तो सेम मैंने अगर यहाँ पे किया, ये आपका ये बेस सर्कल था जो ब्लू कलर से गिवन था, और ये रेड वाला मैंने न्यू बेस सर्कल बना दिया। दिस इज न्यू बेस सर्कल, दिस इज न्यू बेस सर्कल। ठीक है, तो ये आपका ओल्ड बेस सर्कल था और ये वाला आपका न्यू बेस सर्कल बन गया। तो इससे क्या हो गया, आपका फाई क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, फाई इंक्रीज़ हो गया बाय डिक्रीजिंग द बेस सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ बेस सर्कल। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, इसकी भी क्या एक लिमिटेशन, कि एक लिमिट के ऊपर आप फाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। उसका रीज़न आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि अगर आपने फाई को इंक्रीज़ किया तो जो आपका फोर्स ट्रांसमिट होना है अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यस
ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही फर्स्ट क्लास में बता रखा है। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, थर्ड मेथड इसमें हम क्या कर सकते हैं, बाय स्टबिंग द टीथ। बाय स्टबिंग द टीथ, स्टब मतलब काट देना, बाय स्टबिंग द टीथ। तो इस केस में क्या किया मैंने, ये देखो ये टीथ की बना है हमें, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज द बेस सर्कल, ये बेस सर्कल है, ठीक है। ये ऊपर हमारे पास पिच सर्कल है, यहाँ पर ये पिच सर्कल, और ये अपना कौन सा है, अडेंडम सर्कल। जो टॉप से पास होता है कौन सा होता है, वो अडेंडम सर्कल। तो मैंने क्या कर दिया, अब क्योंकि यही अडेंडम पोर्शन, यही टिप पॉइंट तो हमारे पास दूसरे गियर के जो इन नॉन इन्वोल्यूट से टच होके आ रहा था, यही वाला, अगर मैंने इसको ही छोटा कर दिया तो ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। आ रहा समझ में? क्योंकि यही पोर्शन तो है जो उसके नॉन इन्वोल्यूट प्रोफाइल से जाके टच कर रहा था। अगर मैं इसको ही ऊपर से थोड़ा सा काट दूँ तो ये वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, स्टब कर दिया, ऊपर से काट दिया, मतलब अपना अडेंडम सर्कल को ही चेंज कर दिया। नाउ दिस इज माई न्यू अडेंडम सर्कल, ये वाला रेड वाला, दिस इज आवर न्यू अडेंडम सर्कल। तो ये क्या, यहाँ भी इस अगर हम स्टब कर रहे हैं ऊपर से तो भी क्या हो जाएगा, आपका जो इंटरफेरेंस है उसको आप इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अभी तक फाई में कोई चेंज नहीं हुआ। इवन अगर आप अडेंडम सर्कल के रेडियस को चेंज कर रहे हो, अडेंडम सर्कल आपका चेंज कर रहे हो, तो क्या है, फाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपका फाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन इससे होगा क्या, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छिपा है, देखो यहाँ से समझ में आएगा। यहाँ देखो आपका जो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, के एल ही तो है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, के पी इज द पाथ ऑफ अप्रोच, पी एल इज द पाथ ऑफ रिसेस। तो अगर आपने क्या किया, अडेंडम रेडियस, अडेंडम सर्कल को चेंज कर दिया, अभी यहाँ से पास हो रहा था, अभी आपने कहाँ से पास करवा दिया, यहाँ से पास कर दिया लेटस, और पिनियन का भी आपने कम कर दिया यहाँ से, तो आपका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो गया, कम हुआ ज़्यादा हुआ, कम हो गया। ये आ गया ना समझ में, क्यों कम हो गया, क्योंकि हमने सर्कल, एडेंडम के सर्कल को डिक्रीज़ कर दिया। अब देखो इसका भी बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है। क्या इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव, कि एडेंडम के सर्कल को चेंज करने पर हमारा जो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या हो गया, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज़ हो गया, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज़ हो गया। और पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिक्रीज़ होने से क्या है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट भी डिक्रीज़ होगी। फॉर्मूला याद होगा शायद आपको, कल वाला तो नहीं भूले होगे अभी तक। क्या था आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला, बिल्कुल सही, अपॉन, ठीक है। और उसी से हम नेक्स्ट निकालते थे अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज कॉन्टैक्ट रेशो। क्या होता था फॉर्मूला कॉन्टैक्ट रेशो का, कॉन्टैक्ट रेशो इज इक्वल टू आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच। न्यूमेरिकल लगाओ तब याद रहेंगे फॉर्मूलाज। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाय सर्कुलर पिच, मतलब ऑन द लास्ट अगर आप पाथ अडेंडम सर्कल के रेडियस को कम कर रहे हो, देन पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा, उसकी वजह से आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड फाइनली आपकी कॉन्टैक्ट रेशियो डिक्रीज़ हो जाएगी। आपकी कॉन्टैक्ट रेशियो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट रेशियो डिक्रीज़ होगी, और कॉन्टैक्ट रेशियो डिक्रीज़ होना मैंने कल ही आपको बताया था कि ये 1 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट रेशियो 1 भी नहीं है, मतलब एट द टाइम ऑफ इंगेजमेंट इवन एक पेयर ऑफ टीथ भी आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है। और कॉन्टैक्ट रेशियो आप मैंने बताया था क्या, हमेशा 1 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी एक लिमिटेशन आ गई क्या, कि अगर हम इसको स्टब कर रहे हैं ऊपर से टीथ को, तो अपनी कॉन्टैक्ट रेशियो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। बताओ किसी को डाउट है तो। ठीक है, तो ये भी क्या आ गई, लिमिटेशन आ गई। अब इस लिमिटेशन को अवॉइड करेंगे हम
कैसे, देखो कॉन्टैक्ट रेशो कम हो रही थी, अब मैं कॉन्टैक्ट रेशो को कैसे बढ़ा दूंगा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टीथ। तो मैं एक मिनिमम नंबर हमेशा अपने पिनियन पे और या गियर पे रखूँगा कि आपकी कॉन्टैक्ट रेशो क्या हो, कम ही ना हो। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपका आएगा, मतलब आपने क्या किया, अडेंडम आपने कम किया। ठीक है, कैसे कम किया, अडेंडम सर्कल के रेडियस को आपने डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, इससे आपका इंटरफेरेंस तो क्या हुआ, डिक्रीज़ हो गया आपका, लेकिन आपकी क्या होगी, कॉन्टैक्ट रेशो कम होगी थी। अब क्या करेंगे हम, वी विल टू, उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टिप्स, नंबर ऑफ टिथ को मैं इंक्रीज कर दूंगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, आपकी जो यहाँ पे लिमिटेशन आ रही थी, कॉन्टैक्ट रेशो डिक्रीज हो रही थी, वो अगेन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आया समझ में? हम क्या करेंगे, यस सर। नंबर ऑफ टिथ्स को इंक्रीज कर देंगे, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ टिथ्स कुछ रखेंगे कि आपका इंटरफेरेंस अवॉइड ना हो। मिनिमम नंबर ऑफ टिथ रखेंगे कि आपका इंटरफेरेंस अवॉइड ना हो। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका नेक्स्ट डेरिवेशन आ जाएगा, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ टिथ मैं पिनियन का डेराइव कर दे रहा हूँ इक्वेशन, उसी तरह गियर का भी सेम हो जाएगा, जस्ट रेशो चेंज हो जाएगी, अपने आप देख लेना। मिनिमम नंबर ऑफ टिथ ऑन द पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस, मिनिमम नंबर ऑफ टिथ ऑन द पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो इसमें अगेन मैं सेम डायग्राम बना रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ। सेम डायग्राम, ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है। देखो कितने बना दिए मैंने भी। ये एंगल 90 का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये सारी बताओ कौन कौन सी नोटेशन क्या थी अपने पास। ये O1, दिस इज O2, ये O2 सर। हाँ ये इसमें पिच पॉइंट P, ये रेडियस में, हाँ R, दिस इज स्मॉल r, स्मॉल आर। और ये सर इधर ये एंगल फाई हो जा रहा था अपने पास। ठीक है, और ये एंगल भी फाई था यहाँ पर, सेम यहाँ पे ये एंगल भी क्या था, फाई। ठीक है, तो यहाँ देखो अपना जो लिमिटिंग पॉइंट था, ये n यहाँ पर, और यहाँ पर ये m पॉइंट। ठीक है, तो अगर मुझे इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये पॉइंट जो L यहाँ पे था अपना, यहाँ पे L था पॉइंट, यहाँ पे K पॉइंट था। ठीक है ना, KL, तो L पॉइंट मैक्स कहाँ जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा विद M पॉइंट, क्योंकि ये अपना क्रिटिकल पॉइंट था यहाँ पर।
ठीक है, तो आर ए अपना मैक्सिमम कितना जा सकता है, आर ए ये एम पॉइंट तक जा सकता है, दिस इज यूअर आर ए, आर ए। ठीक है, तो ये देखो एक ट्रायंगल बन रही है ओ टू पी, इधर एम कह लो या एल कह लो, कोई भी कह लो, ओ टू पी एल, लेट अस सपोज ये है ओ टू पी एल। ठीक है, और ओ टू पी एल में ओ टू पी क्या है अपनी, आर स्मॉल आर, दैट इज द रेडियस ऑफ पिनियन, पिच सर्कल ऑफ पिनियन। ठीक है, ये आर ए होगी, ओ टू एम, देन पी एम, पी एम क्या हो जाएगी, बताओ पी एम क्या होगी, डिस्टेंस पी एम, यहाँ से देखो ना इस ट्रायंगल से, ऑन राइट एंगल ट्रायंगल ओ टू एम पी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये फाई है, ये आर है, ये हमने किया था, ये आर कोस फाई होता था और ये वाला आर साइन फाई। बताओ किसी को डाउट है तो। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल ओ टू पी एम, ओ टू पी एम, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। दिस इज ओ टू पी एम और एल, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये अपनी क्या है, ये आर साइन फाई, दिस इज यूअर आर साइन फाई, कैपिटल आर है ये। ठीक है, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर ए, और ये एंगल देख लेना आपका 90 + 5 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 था इतना ये, और ये एंगल 5, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 5 + 90 और 90 + 5। तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं कोस रूल लगा रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा साइन रूल, कोस रूल। तो कोस रूल क्या होता है अपना, कि ये वाला इसका होल स्क्वायर, आर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ये वाली साइड पी एल इसका होल स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस 2r, देन ये आर साइन फाई आर साइन इंटू कोस ये एंगल 90 + 5, 90 + 5, देन अगेन कोस 90 + थीटा क्या हो जाएगा, कोस 90 + थीटा, माइनस साइन, हाँ माइनस साइन थीटा, क्योंकि कोस सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है ना, तो माइनस साइन फाई, तो अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन फाई का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट ही सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि यहाँ भी साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ भी साइन स्क्वायर फाई। कॉमन आ जाएगा। हाँ, तो अगेन और थोड़ा सिंप्लीफाई किया, देन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब मैं कॉमन ले रहा हूँ पूरे में से, स्मॉल आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा 1 प्लस आर अपॉन आर, यहाँ भी आर अपॉन आर फिर कॉमन ले लिया, देन अगेन आर अपॉन आर प्लस 2, आर अपॉन आर प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई। बताओ किसी को डाउट है तो। कुछ नहीं किया, आर स्क्वायर कॉमन लिया है, और वो क्यों कॉमन लिया है, क्योंकि मैं आर बाय आर की फॉर्म में ला रहा हूँ, और आर बाय आर क्या होता है, रेशियो ऑफ पिच सर्कल ऑफ पिनियन गियर टू द पिनियन, क्या हो जाएगा ये गियर रेशियो। इसको मैं लिख दे रहा हूँ आर स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन आर को जी, दैट इज द गियर रेशियो, इंटू जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, ये अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, अडेंडम रेडियस। ठीक है, तो हाँ,
तो हम अब मैं इसकी फॉर्म में लाऊंगा अडेंडम ऑफ पिनियन। क्या होगा? अडेंडम, पिनियन का अडेंडम, इसका पिनियन का अडेंडम का क्या, अडेंडम कितना बचेगा? अडेंडम होगा आपका रेडियस ऑफ पिनियन में से, बिल्कुल सही, आर ए माइनस आर। तो आर ए हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया, ये सारी टर्म, इसमें से मैं आर सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। अडेंडम अपना है आर ए माइनस आर, तो आर मैंने फिर कॉमन ले लिया, आर ए की वैल्यू वहीं रख दी जो अभी हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, आर इंटू 1 प्लस जी, जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई, यहाँ तक रूट आएगा, देन -1, ये -1 पे रूट नहीं आएगा। ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अडेंडम, तो जो अडेंडम हम यूज़ करते हैं ना, आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एक दो टर्म आती है, इसमें आती है फ्रैक्शनल अडेंडम। क्या आती है? फ्रैक्शनल अडेंडम। ठीक है, जो अपना टोटल अडेंडम होता है, टोटल अडेंडम वो कितना होता है? m टाइम्स ऑफ AP, AP इज़ द फ्रैक्शनल अडेंडम, m टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल अडेंडम। AP आपको गिवन रहेगा फ्रैक्शनल अडेंडम, और टोटल अडेंडम क्या होता है? अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे? मॉड्यूल से। किससे मल्टीप्लाई कर दें? मॉड्यूल से। तो आपका टोटल अडेंडम कितना होता है? m टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल अडेंडम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टोटल अडेंडम को क्या लिख सकता हूँ? m टाइम्स ऑफ AP, वेयर AP इज़ द फ्रैक्शनल अडेंडम। ठीक है, आप देख लेना, अगर आपको AP की वैल्यू मोर देन 1 दे रखी हो, ठीक है, तो वो क्या है? आपकी टोटल अडेंडम आपको गिवन है। और अगर आपको AP क्या है, मतलब इस तरह से दे रखा है कि मॉड्यूल से डिवाइड करने पर आपको फ्रैक्शन में दे रखा है, पॉइंट्स में दे रखा है, तो दैट इज़ यूअर फ्रैक्शनल अडेंडम। ठीक है, तो अडेंडम को मैं क्या लिख सकता हूँ? m टाइम्स ऑफ AP टोटल अडेंडम इज इक्वल टू R, और R का फॉर्मूला आपने कल ही पढ़ा था, mt/2, R इक्वल टू mt/2 कल ही पढ़ा था। ठीक है, यस और यहाँ पे अब क्योंकि हम ये बिल्कुल क्या क्रिटिकल पॉइंट पे ले रहे हैं इसको, तो यहाँ पे t विल बिकम्स एज t मिनिमम, कि इतने तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स आपको रखने ही पड़ेंगे, इंटू √1 प्लस जी, जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई -1, यहाँ तक रूट में आएगा, बाकी रूट में नहीं आएगा। तो फाइनली आप यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दोगे? t मिनिमम, ये m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी? t मिनिमम की। आंसर आ गया आपका। फॉर्मूला याद रखना है ये, जैसे वहाँ पे हमने रखा था पाथ ऑफ अप्रोच और वो सब, तो आपको t मिनिमम का आपका फॉर्मूला आपको याद रखना है, 2AP अपॉन √1 प्लस जी, जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई -1। तो ये तो आ जाएगा मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन है, गियर है, पिनियन। इन द सेम वे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, t मिनिमम कैपिटल T से डिनोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2AG, AP क्या है? अडेंडम सर्कल नहीं है, ये अडेंडम है, अडेंडम ऑफ पिनियन, एंड 2AG क्या है? अडेंडम ऑफ गियर। इसका फॉर्मूला आ जाएगा डिवाइडेड बाय √1 प्लस 1/g, 1/g प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई -1। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना है जी की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, कई बार कई बुक्स में क्या मिलेगा आपको? टीथ रेशो पॉइंट्स में दे देगा 0.2, तो 0.2 का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो जी की वैल्यू क्या रखोगे? ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रखनी है, क्योंकि जी क्या है? रेशो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन। सो 0.2/10 करके मतलब 5 आ जाएगी वहाँ गियर रेशो। ठीक है, ऑलवेज जी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू T अपॉन T, T अपॉन T, कैपिटल T अपॉन स्मॉल t। तो ये आपका डेरिवेशन मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर
और द पिनियन टू अवॉइड इंटरफेरेंस। ठीक है। सर हाँ सर यदि नंबर ऑफ टीथ सर व्हील पर और पिनियन पर दोनों सर सेम हो जाएंगे तो जी का वैल्यू 1 आएगा। हाँ, तो 1 आ जाएगा जी का वैल्यू। और सर दूसरी बात सर हर में सर वो व्हील यूज करते हैं सर, जो बड़ी वाली होती है उसको व्हील कहते हैं सर, गियर कहेंगे सर उसको। आप बार बार गियर रिपीट कर रहे हैं। नहीं नहीं, वैसे तो गियर गियर, तो दोनों हो गए। नहीं नहीं, गियर और पिनियन ही बोलते हैं वैसे तो। व्हील भी बोल सकते हैं, यूजली गियर पिनियन ही रहता है, छोटे वाले को पिनियन बोलते हैं। ओके सर, मैंने सर 2-3 बुक में पढ़े सर, सब में बड़े वाले। लेट अस सपोज क्वेश्चन में आपको दे दिया कि गियर रेशो 5 है, देन इसके अकॉर्डिंग ये कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स 20 हैं, ठीक है। और लेट अस सपोज ये कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स 40 आए, इस पे 40 ले लो, ज़्यादा है ना। ये कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स कितने आए 40, और ये कह रहा है कितने आने चाहिए 12 आने चाहिए। लेकिन अगर 40/12 करेंगे तो गियर रेशो कितनी आएगी। लेट अस सपोज यहाँ 3 कह रहा है, क्या 3 आएगी 40 रेशो। सर ये तो ग्रेटर सर 40/12 सर ग्रेटर देन 3 होगा सर। हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हाँ, लेकिन हमें क्या करना है, गियर रेशो तो 3 ही रहनी चाहिए। तो ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ्स है। अब ज़्यादा तो कितने भी कर सकते हो ना, तो हम एक एक का इंक्रीज करके कुछ इस तरह से करेंगे कि आपकी गियर रेशो ये मेंटेन रह जाए। तो लेट अस सपोज मैंने इसको क्या किया 41 किया, इसको क्या किया 41 किया, तो क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसको लेट अस सपोज मैंने 13 कर दिया, एक गियर यहाँ पे बढ़ा दिया, देन तब भी नहीं हो रहा है। अब इसको 42 करके देखो, कुछ हो रहा है 42 और 14। 40। हाँ, तो यहाँ देखो गियर रेशो कभी पॉइंट्स में नहीं आएगी, ठीक है, इसमें ही आएगी 1 2 3। तो यहाँ पे देखो, तो ये कितना है 14 और ये 42, 14 3 जा 42, तो यहाँ पे क्या होगी गियर रेशो 3। तो आपको खुद अपने से देखना पड़ेगा कि कितने, क्योंकि ये आंसर क्या आएगा मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। आपको फिर गियर रेशो को कांस्टेंट रखते हुए ज़्यादा आप कितने भी कर सकते हो। तो यहाँ फिर आंसर आपका क्या आ जाएगा 42 एंड 14, ठीक है।